तो दोस्तों हमने पॉलिटी विषय में जो भारतीय संविधान के विकास के संवैधानिक चरण थे उनका अध्ययन किया था। किस प्रकार से भारत की संवैधानिक जो यात्रा थी वो ब्रिटिश काल में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ी और उसके पश्चात भारत में अंत में जो कहने का मतलब 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया। उसके पश्चात भारत में जो वर्तमान संविधान है इसकी आधारशिला किस प्रकार से रखी गई, उन बातों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना दृष्टिकोण भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर निर्धारित करेंगे। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे संविधान। क्या होता है संविधान दोस्तों? संविधान के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों संविधान अमूमन बेसिक तौर पर हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शब्द बार बार मतलब संविधान के बारे में चर्चा होती है। संविधान होता क्या है? सही मायनों में संविधान नियमों, कह सकते हैं हम नियमों, या कह सकते हैं उपनियमों, नियमों, उपनियमों, कानूनों, या कह सकते हैं विधियों, एक ही बात है। संविधान दोस्तों होता क्या है? नियमों, उपनियमों, कानूनों या विधियों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसी शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है? संचालन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रहनी चाहिए, ये विशेष बात है। उसके बाद में हम आगे जो चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संविधान नियमों, उपनियमों, कानूनों, विधियों का एक ऐसा संग्रह जिसके अनुसार किसी शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे संविधान के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो अमूमन रूप से हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं, संविधान मूल रूप से कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। संविधान के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। तो 2 प्रकार आप यहाँ पर सूक्ष्म रूप में देख लेंगे। एक तो होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित। ठीक है, लिखित और अलिखित, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। संविधान मूल रूप से दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, या तो लिखित या अलिखित। अब लिखित और अलिखित में क्या फर्क होता है? लिखित का मतलब लिखा हुआ। दुनिया भर में सबसे पहले जो लिखित संविधान देन है वो किसकी है? अमेरिका की। किसकी देन है दोस्तों? अमेरिका। यानी सबसे पहले दुनिया में लिखित संविधान किस देश ने तैयार किया? अमेरिका ने। 1789। कब किया था? 1789 में। दुनिया में कहने का मतलब सभी देशों में सबसे पहले सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने तैयार किया? अमेरिका ने 1789 में। और अलिखित का मतलब ऐसा संविधान जो रीति रिवाजों, मान्यताओं या परंपराओं पर आधारित होता है, वो संविधान कहलाता है अलिखित संविधान। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं ब्रिटेन। कहाँ पर मिलेगा आपको दोस्तों? ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों पर आधारित है। इसके बाद में हम दोस्तों यहाँ आगे देखेंगे तो लिखित संविधान सबसे पहले दुनिया में अमेरिका ने तैयार किए 1789 में, और हमारे जो एशिया महाद्वीप है उसमें जापान ने। एशिया में किसने किया? जापान ने। और यूरोप में किसने किया? तो फ्रांस ने। ठीक है, यूरोप में किस देश ने किया?
फ्रांस ने। ये बातें भी ध्यान रखेंगे। जो वर्तमान अमेरिका का संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, प्रथम लिखित संविधान है, सबसे कठोर संविधान भी है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने? मात्र 7 अनुच्छेद हैं। किस संविधान में? अमेरिका के संविधान में। तो ध्यान रख लेंगे, दुनिया में सबसे प्रथम लिखित संविधान, सबसे छोटा संविधान और सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का ध्यान रखेंगे। इसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। बात आ गई सबसे छोटा, जब अमेरिका का है तो सबसे बड़ा किसका है? तो सबसे बड़ा आप ध्यान रख लेंगे, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, हम अध्ययन भी करेंगे। सबसे बड़ा तो यहाँ पर भारत, सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है दोस्तों? भारत का संविधान है। लिखित संविधानों में भारत का संविधान भी आता है और ये भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। क्यों है सबसे बड़ा संविधान? तो इसके बारे में आपको पता है, इसमें 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद हैं। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं हैं। 395 अनुच्छेद। इसके अलावा जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तैयार किया गया था, उसके बाद में लागू हुआ तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। आज इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके पश्चात आपको पता है वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। तो अपने आप दिख रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है किसका है? भारत का है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और इसके अलावा क्या है? प्रस्तावना है। तो ये आप संविधान के प्रकारों में मुख्य रूप से बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले दुनिया में संविधान शब्द सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था, संविधान नाम किस व्यक्ति ने दिया? तो एक ब्रिटिश था, ब्रिटिश विधि विशेषज्ञ, नाम उसका क्या था? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले जो संविधान शब्द है वो किस व्यक्ति ने दिया नाम? तो इस व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखेंगे, सर हेनरी मैन। ये कुछ बेसिक बातें थी संविधान के बारे में जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पश्चात हम देखेंगे संविधान की आगे की व्यवस्था के बारे में। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन कुछ नियमों, उपनियमों, कानूनों, विधियों का एक ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किया जाता है वो कहलाता है संविधान। ठीक है, अब शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक होती है सरकार। क्या होती है दोस्तों? सरकार। ठीक है, यानी कोई भी शासन व्यवस्था अगर चलाई जाएगी तो उस शासन व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा होगा? तो ये आप बता देंगे, सरकार के द्वारा। क्योंकि शासन चलाने वाला एक सरकार, जैसे हमारा घर होता है, घर में भी जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही हमारे घर की व्यवस्था का संचालन करता है। उसी प्रकार से देश में भी शासन व्यवस्था का अगर संचालन करना है तो वो कौन करेगा? सरकार ही करेगी। और ये सरकार होती है किसी राष्ट्र कह सकते हैं, देश कह सकते हैं या राज्य कह सकते हैं। ठीक है, ये किसी राष्ट्र, देश या राज्य की सीमाओं की का जो मूर्त रूप होता है। कैसा रूप? मूर्त रूप। ठीक है, ये कहने का मतलब राष्ट्र, देश, राज्य ये अमूर्त होते हैं, कहने का मतलब हमें दिखाई नहीं देते हैं, केवल सीमाओं में बंधे होते हैं। और ये इसका जो मूर्त रूप होता है वो मूर्त रूप ही क्या कहलाता है दोस्तों? सरकार कहलाता है। कहने का मतलब किसी राष्ट्र, राज्य, देश, पॉलिटी जो हम पढ़ रहे हैं, इस पॉलिटी में इन शब्दों का अर्थ आप केवल एक ही लगाएंगे। ठीक है, राज्य किसी स्टेट का मतलब नहीं है, राज्य पॉलिटी में किसी देश का मतलब ही होता है। ठीक है, तो इसका मूर्त रूप क्या कहलाता है दोस्तों? सरकार कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। उसके पश्चात किसी देश की सरकार का आधार क्या होता है? ठीक है, किसी देश की सरकार का आधार, तो ये आधार भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। जो सरकार होती है उसका आधार क्या होगा? तो ये भी 2 प्रकार का अमूमन होता है दोस्तों। किस प्रकार से होता है? एक तो सरकार का प्रमुख। क्या होता है दोस्तों? सरकार का प्रमुख। एक आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख।
और दूसरा होता है सरकार की सत्ता का स्रोत। ठीक है दोस्तों, सरकार की सत्ता का स्रोत, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी किसी भी देश में शासन व्यवस्था का संचालन सरकार करती है। सरकार की शासन व्यवस्था का संचालन का आधार क्या होगा, कैसा होगा, तो इसमें दो प्रकार के आधार होंगे, आप ध्यान रख लेंगे। सरकार का एक प्रमुख होता है और एक सरकार की सत्ता का क्या होगा, स्रोत होगा। तो सरकार का जो प्रमुख होता है दोस्तों, इसमें आप बताएंगे सरकार की सत्ता का प्रमुख दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। दो प्रकार का कैसे होगा, सरकार का प्रमुख या तो आनुवंशिक होगा, क्या होगा, आनुवंशिक, ठीक है, आनुवंशिक होगा, या फिर योग्यता के आधार पर होगा। ठीक है दोस्तों, योग्यता के आधार पर उसका क्या होगा, निर्वाचन, क्या होगा, निर्वाचन होगा। या तो आनुवंशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी, कहने का मतलब जो सरकार का प्रमुख होगा पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आगे से आगे शासन करता चला जाएगा, वो कहलाता है आनुवंशिक। और इसका मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र। और योग्यता के आधार पर, जनता में से योग्यता के आधार पर जो चुना जाता है, ऐसा सरकार का प्रमुख कहलाता है गणतंत्र। क्या कहलाता है दोस्तों, गणतंत्र। ठीक है, ये दोनों बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। समझ गए होंगे दोस्तों अच्छी तरह से मेरे ख्याल से। यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन सरकार, जो राष्ट्र, देश या राज्य का मूर्त रूप कहलाता है। और उस शासन व्यवस्था का जो आधार होता है, उसके दो प्रकार होते हैं, एक सरकार का प्रमुख कैसा होगा और सरकार की सत्ता का स्रोत कैसा होगा। ठीक है, तो सरकार का प्रमुख या तो आनुवंशिक होगा, जो आनुवंशिक होगा वो प्रकार होगा कैसा, राजतंत्र। और जनता में से योग्यता के आधार पर जिसका निर्वाचन होगा वो कैसा होगा, गणतंत्र। ठीक है, जैसे आज हमारा देश है वो क्या है, गणतंत्र है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, जनता में से योग्यता के आधार पर उसका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। उसके पश्चात दोस्तों, जो सरकार की सत्ता, इसके जो स्रोत हैं ये भी आप बता सकते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, दो प्रकार के हो सकते हैं सरकार की सत्ता का स्रोत। कैसे, या तो जन भागीदारी, कैसा होगा, जन भागीदारी, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। और दूसरा होता है जन भागीदारी का अभाव, जन भागीदारी का अभाव, यानी कहने का मतलब जहाँ पर शासक अपनी इच्छा से शासन चलाए। ये दो प्रकार होते हैं सरकार की सत्ता के स्रोत के अंतर्गत। तो पहला आप देख रहे हैं, ये चीज़ें बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जन भागीदारी, जहाँ जनता शासन में अपनी भागीदारी निभाती है, कैसे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो ऐसा जो स्रोत होता है वो कहलाता है क्या, लोकतंत्र। क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और जहाँ जन भागीदारी का अभाव होता है, जनता शासन में भागीदारी नहीं निभा सकती, शासक अपनी इच्छा से यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन करता है, तो जन भागीदारी का अभाव, ये शासन कहलाएगा तानाशाह। कैसा, तानाशाह। ठीक है, लोकतंत्र के उदाहरण आज वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हम देखते हैं तो अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, ऐसे जो देश हैं वहाँ पर वर्तमान में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तानाशाही शासन व्यवस्था। आज भी हम कई देशों में देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन, तानाशाही शासन व्यवस्था है। उत्तर कोरिया जैसे देश, वहाँ पर भी वर्तमान में क्या है, तानाशाही व्यवस्था है। ये हो गया सरकार की सत्ता का स्रोत। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से आप बेहतर समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं सरकार की सत्ता के स्रोत। हम देख चुके हैं सरकार की सत्ता के स्रोत। उसके पश्चात सरकार के अंग, क्या देखेंगे दोस्तों, सरकार के अंग देखेंगे। सरकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है, सरकार के अंग
और अंग का मतलब ये होते हैं कितने, 3। कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। और ये किस प्रकार से होते हैं, तो आप यहाँ पर बता देंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें भी आप लोग ज़्यादातर जानते हैं। कोई भी नया जो मेरा मित्र पहली बार यहाँ पर अध्ययनरत है उसके अच्छे से समझ में आएगा। सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों। पहला होता है व्यवस्थापिका। क्या होता है, व्यवस्थापिका। दूसरा होता है कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है, कार्यपालिका। और तीसरा क्या होता है, न्यायपालिका। कुछ बेसिक बातें हैं जो आप यहाँ पर समझेंगे, उसके पश्चात इन सभी चीज़ों का विस्तृत रूप से आगे जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों इनका अध्ययन करते चले जाएंगे। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका जिसको हम विधायिका भी कह सकते हैं, कार्यपालिका, और तीसरा क्या होता है, न्यायपालिका। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव कहा जाता है। लेजिस्लेटिव कहा जाता है, इसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, और इसको कहा जाता है जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, ये बातें भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो इस सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो कार्य में आप विशेष रूप से बात ध्यान रखेंगे, इसका होता है मुख्य रूप से कानून निर्माण। जो भारत में व्यवस्थापिका है इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, कानूनों का निर्माण करना। उसके बाद में कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख रूप से कार्य है वो क्या है, तो आप बता देंगे कानूनों का क्रियान्वयन। कानूनों का क्या करती है ये कार्यपालिका, क्रियान्वयन। कानूनों का ये करती है क्रियान्वयन, यानी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उनको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा ये तय करने का काम करती है कौन, कार्यपालिका। उसके बाद में आती है न्यायपालिका। शब्द में ही दिख रहा है न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका इन बनाए गए कानूनों की या तो समीक्षा करती है, इन कानूनों के ऊपर निगरानी रखती है, मॉनिटरिंग करती है, या हम कह सकते हैं इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, न्याय करना। ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से दोस्तों आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका सभी जो न्याय से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसकी समीक्षा, निगरानी और न्याय करने का कार्य करती है। और इसके लिए जो इसका ढांचा होता है न्यायपालिका का, तो वर्तमान जो हमारा देश है इसमें त्रिस्तरीय ढांचा है। किस प्रकार का ढांचा है, त्रिस्तरीय। ठीक है दोस्तों, त्रिस्तरीय ढांचा। तो आप ये भी चीज़ें अच्छे तरीके से जानते हैं कितने स्तर में है वर्तमान न्यायपालिका का ढांचा, 3 स्तर का है। तो जो पहला स्तर है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पर प्रथम स्तर में आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या आएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आ गया। दूसरे स्तर में क्या आएगा, उच्च न्यायालय। और जो तीसरा स्तर है इसमें जिला और सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है दोस्तों, ये 3 स्तर हैं वर्तमान न्यायपालिका के। भारत में जो ढांचा बना है इस प्रकार का है, जो भारत में बनाए गए जो भी कानून हैं, जो भी विधियां हैं, उसकी समीक्षा, निगरानी करने का कार्य करती है। तो ये ढांचा आप समझ गए होंगे। सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक ही है दोस्तों। उच्च न्यायालय भारत में कितने हैं, 25। और उसके बाद में आप बता देंगे 672। ये कि जिला और सत्र न्यायालय भारत में कितने हैं, 672।
ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। वर्तमान जो भारत में न्यायपालिका है उसका ढांचा किस प्रकार से है, 3 स्तरों में पाया जाता है। 3 स्तरों में कैसे, जो सबसे बड़ा स्तर है वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे हम कहते हैं, वो भारत में एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो आता है उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में अपना क्या है, उच्च न्यायालय, कई राज्यों में नहीं भी है, तो उनका जो न्यायिक क्षेत्राधिकार आता है वो दूसरे राज्य के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 है, और जिला और सत्र न्यायालय जो प्रत्येक जिले में स्थापित होते हैं इनकी वर्तमान संख्या लगभग कितनी है, 672। उसके पश्चात दोस्तों आता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में जो ढांचा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक, क्या होता है, औपचारिक, औपचारिक जिसको हम कह सकते हैं नाम मात्र, क्या कह सकते हैं, नाम मात्र। तो नाम मात्र कार्यपालिका का एक प्रकार औपचारिक नाम मात्र, यानी इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति। और दूसरा होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब वास्तविक, अनौपचारिक का मतलब क्या होगा, वास्तविक, ठीक है। और ये वास्तविक जो भारत में कार्यपालिका का संचालन वास्तविक किया जाता है वो किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद, किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद। और यहाँ मंत्रिपरिषद में जो मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। क्लियर दोस्तों, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। देखिए वापस देख लीजिए, कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है और ये 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब नाम मात्र, जो भारत में राष्ट्रपति है वो औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होता है, और अनौपचारिक यानी जिसको हम कहते हैं वास्तविक, इसका प्रधान होता है भारत में कौन, मंत्रिपरिषद, और उसका मुखिया प्रधानमंत्री। ठीक है, न्यायपालिका का ढांचा हमने देख ही लिया है 3 स्तरों का। उसके पश्चात हम देखेंगे आगे जो व्यवस्थापिका, कौन सा प्रकार, पहला प्रकार हम देख रहे थे यहाँ पर व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका में हम देखेंगे मुख्य रूप से क्या काम होता है, कानूनों का निर्माण करना। क्या काम होता है, कानूनों का निर्माण करना। तो कानूनों का निर्माण करने के लिए देखिए किस प्रकार से कानूनों का निर्माण होता है। तो हमारे देश में जो व्यवस्था होती है वो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक तो देश में कानून अलग होते हैं और राज्य में कानून अलग होते हैं। इसी प्रकार से कानून बनते हैं। देश में कानून कौन बनाता है, संसद, और राज्य में कानून कौन बनाता है, विधानमंडल, विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थापिका का कार्य हमारे देश में कौन करती है, यानी कहने का मतलब व्यवस्थापिका, देश की व्यवस्थापिका कहलाती है संसद और किसी राज्य की व्यवस्थापिका कहलाती है विधानमंडल। अब देखिए देश में कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है और इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। किस प्रकार से, एक तो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। कितने अंग होते हैं संसद के, तो आप बताएंगे 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति और एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। ये लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के क्या होते हैं, भाग होते हैं। तीनों सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद का प्रमुख क्या होता है, भाग होता है। क्योंकि आपको पता है जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करती हैं, जब तक राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता है। इसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होती है और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। किस प्रकार से होंगे, तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति का स्थान ले लेगा कौन, राज्यपाल। कौन लेगा, राज्यपाल। और यहाँ पर एक तो लोकसभा के स्थान पर आ जाएगी विधानसभा, क्या हो जाएगी, विधानसभा। ठीक है, और राज्यसभा के स्थान पर यहाँ पर आएगी विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, वही कार्य जो देश में संसद करती है वही कार्य किसी राज्य में किसके द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा
और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बनते हैं जब राज्यपाल उनके ऊपर अपना हस्ताक्षर या अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आप अच्छे से समझे होंगे। उसके पश्चात हम देखते हैं जब हमारी व्यवस्थापिका है ये कानूनों का निर्माण करती है, तो कानूनों का निर्माण होता है विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? विधि निर्माण की प्रक्रिया ये हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो ये ब्रिटेन से। कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों हमने कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में कानून बनने की प्रक्रिया है उसी प्रकार से हमारे देश में भी कानून बनने की प्रक्रिया इसी देश से हमने ज्यों की त्यों ग्रहण की है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, इसके 5 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? 5 चरण। ठीक है, 5 चरण। और उसमें किस प्रकार से, पहला जो चरण होता है वो होता है, देखिए कोई भी विधेयक, कोई भी 5 चरण विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है? एक विधेयक होता है। क्या होता है? विधेयक, जिसको हम बोलते हैं बिल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बिल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का हमें कानून बनाना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? विधेयक या बिल की आवश्यकता होती है। और उसके पश्चात 5 चरणों में विधि निर्माण की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर पूरी होती है। किस प्रकार से? पहला चरण होता है प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। दूसरा जो चरण होता है वो क्या होता है? वाचन। ठीक है। तीसरा जो चरण होता है वो होता है बहस। चौथा चरण होता है मतदान। और 5वां चरण होता है पारित। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप 5 चरणों को ध्यान में रखेंगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। अगर देश में कोई विधेयक लाया जाएगा तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, अगर राज्य में कोई विधेयक लाया जाएगा या तो विधान परिषद में या विधानसभा में लाया जाएगा। ठीक है, अगर विधेयक आता है तो उसके पश्चात ये 5 चरणों से गुजरता है। कितने चरणों से गुजरता है? 5 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले उसका प्रस्तुतिकरण, यानी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पर भी रखा जाए, या विधानसभा में या विधान परिषद में। प्रस्तुतिकरण यानी उसको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा वाचन, उसके पश्चात उसका वाचन होगा। उसके पश्चात जो विधेयक लेकर आएगा वो क्या करेगा? इसका वाचन करेगा। मुख्य रूप से वाचन 3 प्रकार के होते हैं, 3। और तीसरा जो प्रकार आता है वो बहस। ठीक है, पक्ष विपक्ष में जो विधेयक लाया गया है वो किस प्रकार का है उसको लेकर क्या होती है? बहस होती है। और उसके पश्चात क्या होता है? मतदान। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? मतदान होता है उस विधेयक के ऊपर। और मतदान होने के पश्चात अंत में वो क्या होता है? पारित होता है। और पारित होने के पश्चात इसके ऊपर राष्ट्रपति क्या करता है? हस्ताक्षर। राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों? हस्ताक्षर करता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तो हस्ताक्षर करने के पश्चात ये बनेगा अधिनियम। क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा, या अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं एक्ट। क्या बनेगा दोस्तों? अधिनियम या एक्ट बनेगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ें, ये जो भारतीय व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, इसका ढांचा आपने अच्छे से समझा होगा। इन चीज़ों का हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। मोटे तौर पर मैंने आपको इनके बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी चर्चा होती है भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में चर्चा होती है। तो भारतीय संविधान किस प्रकार से, आज जो हमारा संविधान है किस प्रकार से हमारे सामने आया, इसकी कौन कौन सी ऐसी बातें जो प्रमुख चरणों के माध्यम से वर्तमान संविधान के परिप्रेक्ष्य से एक आधार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। भारतीय संविधान, वर्तमान जो भारतीय संविधान है, इसमें हम इसको 2 आधारों पर देखेंगे दोस्तों। कितने आधारों पर देखेंगे? 2 आधारों पर। एक तो संविधान के नज़रिए से। किसके नज़रिए से? संविधान के नज़रिए से। और दूसरा संविधान सभा। किसके नज़रिए से?
संविधान सभा। ठीक है, कहने का मतलब भारत में जब ब्रिटिश शासन स्थापित था तो किस प्रकार से भारतीयों ने भारतीय संविधान की मांग की, भारतीय संविधान की क्या की, मांग। ठीक है, तो भारतीय संविधान की मांग की और भारतीय संविधान सभा की मांग की थी, भारतीय सदस्यों ने की थी। उसके पश्चात आपको पता है लगातार मांग करने के पश्चात अंत में जाकर भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, स्वीकार किया था। तो हम यहाँ पर चरणबद्ध रूप से देखेंगे सर्वप्रथम भारत में संविधान की मांग किसके द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भारत में संविधान की मांग किसके द्वारा की गई, तो संविधान की सर्वप्रथम जो मांग की गई वो 1895। कब की गई दोस्तों, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किस नेता के द्वारा की गई, किस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। कब की गई, 1895 में की गई थी। ठीक है, और किस विधेयक में की गई, तो आप बताएंगे स्वराज्य विधेयक में। स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने भारत में संविधान की मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। उसके पश्चात हम देखेंगे आगे, उसके पश्चात नंबर 2 पर आता है भारत में संविधान की मांग और किसके द्वारा की गई, तो 1922 में महात्मा गांधी। 1922 में किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा संविधान की मांग की गई और संविधान की मांग करते हुए उन्होंने क्या कहा, गांधी ने, भारत का संविधान, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से, भारतीयों की इच्छा से निर्मित होगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान की मांग करते हुए क्या कहा, भारत का संविधान निर्मित होना चाहिए और वो संविधान भारतीयों की इच्छा से निर्मित या गठित होना चाहिए। ये बात किसने कही, महात्मा गांधी ने 1922 में। और उसके पश्चात आपको पता है दोस्तों नंबर 3 पर आता है 1928। 1928 और ये बात है नेहरू रिपोर्ट। किससे संबंधित है, नेहरू रिपोर्ट। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये बातें आती हैं सामने, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किस नेता से है, कई बार परीक्षाओं में आया है प्रश्न। तो नेहरू रिपोर्ट, इसका संबंध है मोतीलाल नेहरू। किससे है, मोतीलाल नेहरू से संबंधित है ये बात। तो नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या था, आपको पता है दोस्तों भारत में साइमन कमीशन आया था और उसका भारतीयों ने क्या किया था, बड़े स्तर पर विरोध किया था। और विरोध करने के पश्चात तत्कालीन जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि आपने साइमन कमीशन का विरोध किया है, अगर इस प्रकार से विरोध करते रहे तो अंग्रेज आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई मसौदा बनाकर, एक प्रकार से संविधान ही मान लीजिए इसको, किसी प्रकार का एक ऐसा मसौदा तैयार करके हमारे सामने रखते हैं तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उसी से संबंधित फिर भारतीय नेताओं ने मिलकर क्या तैयार की, नेहरू रिपोर्ट। और किन के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध भी किससे है, वर्तमान भारतीय संविधान। यानी इसमें भारतीय नेताओं ने क्या बनाया, भारत का संविधान बनाया। क्या बनाया, भारत का संविधान बनाया। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान बनाया। तो आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध भारत के संविधान के अंतर्गत एक मसौदे से है, जिसके अंतर्गत भारत का एक संविधान बनाया गया। ये एक अलग बात है कि इसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं हुआ और भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का ये पहला क्या था, प्रयास था। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है दोस्तों,
वर्तमान भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से ये आगे से आगे कई प्रकार की यात्राएं पूरी करके आगे बढ़ा। आगे आता है संविधान सभा। संविधान और संविधान सभा में दोस्तों फर्क है। यहाँ पर केवल किसकी मांग की गई? संविधान की मांग की गई। अब संविधान सभा किस प्रकार से मांग की गई? तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा की व्यापक और स्पष्ट मांग कब की गई? 1934। कब की गई? 1934 में भारत में संविधान सभा की प्रथम स्पष्ट और व्यापक मांग, ध्यान रखेंगे, प्रथम स्पष्ट और व्यापक मांग की गई। ठीक है, और ये कब की गई? 1934 में। किसके द्वारा की गई? एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो वामपंथी नेता था, सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेता। उन्होंने सबसे पहले भारत में संविधान सभा की प्रथम स्पष्ट और व्यापक मांग की थी 1934 में। ठीक है दोस्तों, विशेष रूप से बात ध्यान में रखेंगे। उसके पश्चात नंबर 2 पर आप ध्यान रखेंगे 1935 में कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा भारतीय संविधान सभा के गठन की क्या की गई थी? मांग की गई थी। 1935 ध्यान रखेंगे, यह आंशिक रूप से ही था, सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाई कांग्रेस भी इसको। तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। उसके पश्चात नंबर 3 पर आता है 1936 और एक अधिवेशन हुआ था फैजपुर। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। ये पड़ता है दोस्तों, फैजपुर अधिवेशन कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे आप, महाराष्ट्र। ये फैजपुर जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो यह आप बता देंगे महाराष्ट्र में। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। अध्यक्ष कौन बने? JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के मंच से किसकी? संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा गठन की क्या की गई? मांग की गई। ये भी ध्यान रखेंगे आप। यानी 1936 के फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस के मंच से की गई थी। कब? 1936 में। और उसके पश्चात नंबर 4 पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। और ये हरिपुरा अधिवेशन आपको पता है, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिसको शॉर्ट में आप SCB के नाम से भी पुकार सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस। और इनकी अध्यक्षता में इन्हीं के मित्र, नाम था जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के मित्र जवाहरलाल नेहरू। यह अलग बात है कि आगे जाने के पश्चात इनके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हुई। उसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन 1939 में करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा गठन की क्या की? मांग। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग। ये लीजिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और आपको पता है हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और देश भर में प्रजामंडल आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया गया था। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों संविधान और संविधान सभा के गठन से संबंधित, याद रह जाएंगी मेरे ख्याल से। कोई विशेष बात नहीं है।
अच्छे से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं इन चीज़ों को ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। भारत में संविधान की सबसे पहले मांग 1895 में किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस विधेयक में? स्वराज्य विधेयक में। ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और ऐसा संविधान जो भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से निर्मित किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और 1928 एक नेहरू रिपोर्ट भारतीय नेताओं के द्वारा तैयार की गई जिसमें भारत का क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया। और भारतीयों द्वारा संविधान जो निर्माण था उसका प्रथम प्रयास भी माना जाता है। क्या? नेहरू रिपोर्ट। उसके पश्चात हम संविधान सभा की बात करते हैं तो सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के गठन की प्रथम स्पष्ट और व्यापक मांग किसने की? मानवेंद्र नाथ रॉय। कहने का मतलब MN रॉय भी कह सकते हैं इनको हम, पर वामपंथी नेता थे भारत में, CPI के नेता थे। इन्होंने पहली मांग की थी संविधान सभा की। 1935 में कांग्रेस के द्वारा मांग की गई संविधान सभा के गठन की। 1936 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उसके पश्चात दोस्तों आगे जो बात आती है उसमें यह आता है कि देखिए आगे हो गया क्या? अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। अब देखिए आगे निरंतर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से कई चरणों से गुजरती है। अगस्त प्रस्ताव ये किसने जारी किया? तो ये उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा क्या जारी किया गया? अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब जारी किया गया? तो ये ध्यान रखेंगे 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को। ठीक है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कब जारी किया गया? 8 अगस्त 1940। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। क्यों जारी किया गया? क्योंकि आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से सहायता प्राप्त करने हेतु क्या जारी किया था? अगस्त प्रस्ताव। ध्यान रख लेंगे किसके लिए जारी किया? युद्ध में सहायता प्राप्त करने हेतु। युद्ध में सहायता प्राप्त करने हेतु। ठीक है, जारी किया गया था क्या? अगस्त प्रस्ताव। और इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये किसने कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव जारी करते हुए ये बात कही कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके पूर्णतया सदस्य भारतीय होंगे। कौन होंगे? भारतीय। ठीक है, ये बात कही किसने दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये बात कही गई थी ताकि भारतीय जो लोग हैं वो युद्ध में किसकी सहायता कर सकें? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की सहायता कर सकें। कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया दोस्तों? अस्वीकार। कांग्रेस द्वारा इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। ये भी ध्यान रखेंगे आप। इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो आराम से आपके ध्यान में रहेंगी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो जो तत्कालीन समय में भारत के वायसराय थे इनके द्वारा जारी किया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्यों जारी किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहायता प्राप्त करने हेतु। ये दृष्टिकोण था अंग्रेजों का। और इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके पूर्णतया सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। लेकिन कांग्रेस ने इनके प्रस्तावों को पूरी तरह से क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। उसके पश्चात देखिए दोस्तों आगे आएगा एक मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन।
कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ये बात है 1942, ठीक है दोस्तों। और मुख्य रूप से 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, और इसका जो सदस्य था वो एक सदस्यीय था, एक सदस्यीय था। और इसका एक सदस्यीय दल का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के हाथ में था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसके हाथ में था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के हाथ में था। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो अमेरिका के दबाव में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, नाम था विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कौन सा मिशन भारत भेजा? तो बताएंगे क्रिप्स मिशन। ये भारत कब आया? 22 मार्च 1942। एक सदस्य केवल ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे ये स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब, तो इनके नेतृत्व में ये मिशन भारत आया। और आने के पश्चात इन्होंने क्या कहा थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके मित्र भी थे। जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? मित्र, ठीक है, दोस्त थे कहने का मतलब, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आ गया, और इन्होंने क्या कहा? क्रिप्स मिशन ने अपना जो प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव में क्या बताया इन्होंने? युद्ध विजय के बाद, यानी कहने का मतलब जब दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय हो जाएगी, युद्ध विजय के बाद भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन, ठीक है, किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ये बात कही किसने? क्रिप्स मिशन ने अपने प्रस्ताव में कि युद्ध विजय के पश्चात भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, उस समय ब्रिटेन युद्ध की परिस्थितियों से जूझ रहा था, कहने का मतलब पूरी तरह से हार के कगार पर पहुंच गया था। इस प्रकार का जब प्रस्ताव दिया तो भारतीय नेताओं ने इसका क्या किया? विरोध किया, इसको अस्वीकार किया, और प्रमुख रूप से कई नेताओं ने इसको लेकर अनेक कथन भी कहे। महात्मा गांधी ने क्या कहा? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को देखकर दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी किसको? क्रिप्स मिशन को। परीक्षा में आया हुआ है, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस मिशन को दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है? तो आप बताएंगे क्रिप्स मिशन को। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फेलियर बैंक, कहने का मतलब ये एक ऐसा पोस्ट डेटेड यानी पहले की तिथि का जो ऐसे बैंक का चेक है जिसकी कोई तिथि, कहने का मतलब, निर्धारित नहीं है। यह कहना था किसका? महात्मा गांधी का। और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, क्योंकि आपको पता है स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब इनके क्या थे? मित्र थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में अब इनके क्या विचार होंगे ये तो आपको भी पता है। इन्होंने कहा, शैतान के मेरे मित्र, शैतान के मेरे पुराने मित्र, शैतान के मेरे पुराने मित्र वकील बनकर आए हैं। क्या बनकर आए हैं? वकील बनकर आए हैं। ये कहना है किसका? जवाहरलाल नेहरू का। किस मिशन के बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। ये बातें थी बेसिक रूप से क्रिप्स मिशन के बारे में। तो दोस्तों ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके पश्चात देखिए कांग्रेस ने पुनः इसको क्या कर दिया? अस्वीकार। कहने का मतलब आप यहाँ पर इस बात को वापस ध्यान रखेंगे, कांग्रेस द्वारा इसके प्रस्तावों को क्या कर दिया गया? अस्वीकार। अब बात है दोस्तों, आप यहाँ पर ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 1945 में आपको पता है
कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, दोनों शहरों को ध्वस्त कर दिया गया अमेरिका के द्वारा। तुरंत प्रभाव से युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई और उसके पश्चात जो ही युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई और ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव। ब्रिटेन में दोस्तों क्या हुए? चुनाव हुए। कब की बात है? 1945। युद्ध समाप्ति के पश्चात 1945 में ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव हुए। और चुनाव में लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं मजदूर दल। मजदूर दल ये सत्ता में आ गया। मजदूर दल क्या हो गया दोस्तों? सत्ता में आ गया। तो लेबर पार्टी सत्ता में आई कहने का मतलब। और लेबर पार्टी का जो प्रमुख था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। ये ब्रिटेन का क्या बना? प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का नया क्या बना? प्रधानमंत्री बना दोस्तों। ठीक है, ध्यान रह जाएगा आराम से। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार में जो लेबर पार्टी का प्रमुख नेता था क्लीमेंट एटली, वो देश का नया प्रधानमंत्री बना। क्लीमेंट एटली वही क्लीमेंट एटली जो चर्चिल की सरकार में, जब चर्चिल की सरकार सत्ता में थी तो विपक्ष के नेता हुआ करते थे। जो ही 1945 में इनकी पार्टी सत्ता में आती है, ये देश के क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित प्रमुख जो तथ्य हैं ये आप विशेष रूप से बातें ध्यान में रखेंगे। क्लियर दोस्तों? उसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे। जब ये सत्ता में आए तो सत्ता में आने के पश्चात इन्होंने, किन्होंने? क्लीमेंट एटली साहब ने भारत में एक मिशन भेजा। कौन सा? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन भारत भेजा? कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन इन्होंने कहाँ भेजा? भारत में। कैबिनेट मिशन। और ये भारत कब आया? तो ये दिनांक आप ध्यान रखेंगे 24 मार्च 1946। ठीक है दोस्तों, 24 मार्च 1946 को पुनः क्लीमेंट एटली साहब ने अपने नज़रिए से कैबिनेट मिशन कहाँ भेजा? भारत भेजा। और इसमें 3 सदस्य, कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे 3 सदस्य थे। और ये 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो इनके बारे में भी आप यहाँ पर नाम ध्यान में रखेंगे। एक था सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस जो इस कैबिनेट मिशन का क्या था? अध्यक्ष था। दूसरा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये भी ध्यान रखेंगे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इससे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन का भी नेतृत्व कर चुके थे। अब वो यहाँ पर किसके रूप में आएंगे? एक सदस्य के रूप में आएंगे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड जो सदस्य हैं एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, एवी अलेक्जेंडर। ये तीसरे सदस्य थे किसके? कैबिनेट मिशन के, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया। कुल सदस्य 3। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य 2 थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनके बारे में आप ध्यान रख लेंगे। सर पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव भी थे। भारत सचिव, क्योंकि जो ही लेबर पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने नया भारत सचिव भी नियुक्त कर दिया था। किसको? सर पैथिक लॉरेंस को। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये ब्रिटेन में व्यापार मंडल के प्रमुख थे। ठीक है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और उसके बाद में एवी अलेक्जेंडर साहब ये ब्रिटेन में नौसेना प्रमुख यानी नौसेना मंत्री थे। ठीक है, नौसेना मंत्री, ये आप ध्यान रख लेंगे। ये
तीनों बातें, तीनों फैक्ट विशेष रूप से इन सदस्यों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन भारत आ गया और भारत आने के पश्चात 24 मार्च 1946 को भारत आया और भारत में संविधान निर्माण है। भारत में संविधान निर्माण की व्यापक योजना, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माण की व्यापक योजना प्रस्तुत की। किसने? कैबिनेट मिशन ने। भारत में संविधान निर्माण की व्यापक योजना, शब्दों का ही खेल है पॉलिटी में दोस्तों, किस मिशन के द्वारा प्रस्तुत की गई? कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इतनी बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। उसके पश्चात दोस्तों 24 मार्च 1946 को भारत आया और इसने 16 मई को अपने उद्देश्य स्पष्ट कर दिए। उद्देश्य क्या कर दिए? स्पष्ट। ठीक है, 16 मई को इसने अपने उद्देश्य स्पष्ट कर दिए। किसने? कैबिनेट मिशन ने। और इसके उद्देश्य दो प्रकार के थे दोस्तों, एक मुख्य उद्देश्य और दूसरा गौण उद्देश्य। मुख्य और गौण उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य कैबिनेट मिशन का क्या था? भारत में संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन करना। और दूसरा जो गौण उद्देश्य था, भारत का विभाजन करना। ये छिपा हुआ उद्देश्य था, भारत का विभाजन करना। ये दोनों बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके 3 सदस्य थे। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे, जो तत्कालीन भारत सचिव भी थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के ब्रिटेन में प्रमुख थे। और तीसरे जो सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर साहब, जो नौसेना प्रमुख थे, वो इस मिशन के अंतर्गत भारत आए। भारत में संविधान निर्माण की व्यापक योजना प्रस्तुत की। किस मिशन ने? कैबिनेट मिशन ने। और 16 मई को प्रारंभ में इसके जो प्रस्ताव थे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दी। उसके पश्चात माना, मुस्लिम लीग ने भी मान लिया, लेकिन फिर मुस्लिम लीग अपने बात से मुकर गई। वो फिर क्या हो गई? अलग हो जाती है आगे जाकर। 16 मई को इसने अपने उद्देश्य स्पष्ट कर दिए। और इन उद्देश्यों में मुख्य रूप से जो बात थी वो क्या थी? पहली बात संविधान सभा का गठन करना। और गौण उद्देश्यों में जो बात थी वो क्या थी? भारत का विभाजन करना। ये बात छिपी हुई बात थी। ऊपरी तौर पर जो मुख्य बात थी वो भारत में संविधान सभा का गठन करने से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।